हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में जो है कि व्याकरण का पार्ट देख रहे थे। व्याकरण में हम लोगों ने बहुत सारी कक्षाएं देख लिया था और हमारा जो अब टॉपिक जो बचा है, हम लोग देखेंगे क्या, शब्द संरचना की इकाइयां, या आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा कि शब्द निर्माण की इकाइयां या शब्द संगठन की इकाइयां या शब्द संरचना की इकाइयां। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग देखते हैं शब्द संरचना की इकाइयां। ठीक है, आज का टॉपिक क्या होगा दोस्तों? शब्द संरचना की इकाइयां। ठीक है, आइए देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा शब्द संरचना रहेगा। आज का टॉपिक है शब्द संरचना की इकाइयां। शब्द संरचना की इकाइयां, पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शब्द संरचना की इकाइयां, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये जो संरचना शब्द है, कौन सा शब्द है? ये जो आपका संरचना शब्द है, इस संरचना शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इस संरचना शब्द का यदि कोई आपसे अर्थ पूछे तो इस संरचना शब्द का अर्थ होता है बनावट। इसका अर्थ क्या होता है? बनावट होता है। यानी इसका संरचना का और अर्थ कोई पूछे तो बताइएगा कि संरचना का और अर्थ निर्माण होता है। क्या होता है दोस्त? निर्माण होता है, बनावट होता है। यानी किसका निर्माण या किसका बनावट? तो इधर आगे देखिए ध्यान से, शब्द की संरचना या शब्द का बनावट। ठीक है, टॉपिक हमारा है कि शब्द संरचना या शब्द के निर्माण की या शब्द के बनावट की या शब्द के संगठन की, शब्द के संगठन की, किसकी मेरे दोस्तों? शब्द के संगठन की क्या इकाइयां? शब्द के संगठन की क्या मेरे दोस्तों? इकाइयां। ठीक है, आइए शब्द के जो संगठन की इकाइयां हैं, हम लोग देखते हैं कि शब्द के संगठन की इकाइयां क्या क्या हैं। तो शब्द के संगठन की जो इकाइयां हैं उसको हम लोग देखने का काम करते हैं। देखिएगा कि जो शब्द संरचना या शब्द संगठन की इकाइयां हैं वह 4 प्रकार की होती हैं। या शब्द को बनाने की या शब्द को निर्माण करने की या शब्द को रचने की कितनी इकाइयां होती हैं? तो शब्द के संरचना की मेरे दोस्तों 4 इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां? 4 इकाई। यानी आपसे कोई पूछे कि शब्द का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है, तो शब्द का निर्माण मेरे दोस्तों 4 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? 4। शब्द का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है मेरे भाई साहब? 4 प्रकार से किया जाता है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि मतलब 4 प्रकार से कैसे किया जाता है? तो 4 प्रकार से, कभी योग करके, कभी विकार करके, कभी दोनों को मिलाकर, कभी दोनों को मिलाकर किसी तीसरे की ओर संकेत किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, शब्द की संरचना या शब्द की बनावट की जो इकाई होती है उसको हम लोग देखने का काम करते हैं। तो शब्द संरचना की जो इकाइयां होती हैं देख लेते हैं। आप फिर से उसको लिखते हैं, जो आपके शब्द संरचना की इकाइयां हैं ना, आइए देखते हैं। जो शब्द संरचना की इकाइयां, शब्द संरचना की इकाइयां, यानी शब्द के निर्माण की इकाइयां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में यही हमको देखना है। तो शब्द के निर्माण की, किसके? शब्द के निर्माण की मेरे दोस्तों कितनी इकाइयां हैं? तो शब्द के निर्माण की हमने बताया 4 इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां हैं दोस्तों? तो शब्द के निर्माण की 4 इकाइयां हैं। और शब्द के निर्माण की जो 4 इकाइयां हैं उसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। पहले इसको हम लोग
सजा लेते हैं थोड़ा अच्छी प्रकार से, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि शब्द के निर्माण की या शब्द के संरचना की मेरे भाई साहब 4 इकाइयां हैं। आपको मिलेगा कौन कौन सा? संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय। ठीक है, चलिए देखिए, शब्द संरचना की इकाइयां आज हमारा टॉपिक रहेगा। और शब्द संरचना की जो इकाइयां हैं वह कौन कौन सी हैं? यदि आपसे कोई पूछे तो बताइएगा कि शब्द संरचना की 4 इकाइयां हैं, कौन कौन सी? तो हम आपको चारों टॉपिक बताने वाले हैं दोस्तों, चिंता मत करिएगा। ये जो 4 ठो टॉपिक है शब्द संरचना की या शब्द निर्माण की, पहला वाला आपको मिलता क्या है? तो पहला वाला आपको मिलता है संधि। पहला वाला क्या मिलता है दोस्तों? संधि मिलता है। क्या मिलता है दोस्त? संधि। अब देखिए, चिंता मत करिए, संधि शब्द 2 तरह से लिखा जाता है, दोनों शब्द देख लीजिए। दूसरा वाला आपको मिलता है मेरे भाई साहब, आपको मिलता है दोस्तों समास। दूसरा वाला क्या मिलता है? समास। तीसरा वाला क्या मिलता है? उपसर्ग। संधि, समास, तीसरा वाला उपसर्ग। अब ये चौथा वाला जो है आपका प्रत्यय होता है। चौथा वाला क्या होता है दोस्त? प्रत्यय होता है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। शब्द संरचना की कितनी इकाइयां? 4 इकाइयां। कितनी इकाइयां मेरे दोस्तों? शब्द संरचना की कितनी इकाइयां? 4 इकाइयां। ठीक है, देखिए शब्द संरचना की कितनी इकाइयां? 4 इकाइयां होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं शब्द संरचना की 4 इकाइयां कौन कौन सी होती हैं। हमने आपको बताया संधि। क्या बताया आपको मेरे दोस्त? संधि बताया, पहला वाला संधि बताया। अब देखिए, एक है संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग, चौथा प्रत्यय। ये शब्द के निर्माण की इकाई हैं, यानी शब्द को निर्मित करने का काम, या हिंदी में कहें तो शब्द को बनाने का कार्य कितने प्रकार से किया जाता है? 4। पहला वाला आपसे कोई पूछेगा तो बताइएगा भाई साहब, पहला वाला आपसे कोई पूछेगा संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग, चौथा प्रत्यय। चलिए देखिए, जो संधि होता है इसके बारे में, सबके बारे में चर्चा करते हैं, फिर एक टॉपिक को उठाऊंगा उसके बारे में गहन चर्चा करेंगे। जो आपके पास ये संधि शब्द है ना, ठीक है सुनिए, ये जो आपके पास संधि शब्द है, यह होता क्या है कि 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद। देखिए, सामान्यतः हम बता रहे हैं, सामान्यतः कितने पद होते हैं? 2 पद। अब ये जो 2 पद होते हैं, इन दोनों पदों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है, क्या होता है? दोनों पदों के योग से विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन उत्पन्न होता है, और वही क्रिया आपकी क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। समास में क्या होता है कि 2 पद मिल जाते हैं। कितने पद? 2 पद। इसमें विकार उत्पन्न हो भी सकता है और नहीं भी। इसमें 2 पद मिल जाते हैं और 2 पद मिलकर एक अलग अर्थ बोधित करते हैं। क्या? अर्थ अलग बोध कराते हैं। अर्थ का कैसा बोध कराते हैं? अलग। ये जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग किसी शब्द के, ध्यान से सुनिए, ये मान लीजिए आपका शब्द है, इसके आगे कोई शब्द जुड़ जाएगा, ठीक है, और जुड़ जाएगा। अब सुनिए, उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ता है। उपसर्ग में सु, औजस, अम और सस, ये संस्कृत के हो जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ अनु, अव, निस, निर, निस, दुस, दूर, दी, आंग, सु, उत, अभि, प्रति, ये सब जो आपके उपसर्ग हैं किसी शब्द के आगे जुड़ जाते हैं। जैसे हमने एक अभी बोला था, एक उपसर्ग का नाम विहार, क्या बोला था? वी खाली बोला था ना। तो अब सुनिए, एक शब्द मैं आपको दे रहा हूं, वह शब्द क्या है? हार। हार का अर्थ क्या होता है? माला भी होता है। हार का मतलब किसी खेल में हार जाइए या किसी व्यक्ति से युद्ध में हार जाइए, और उसके आगे ये शब्द जुड़ जाएगा, विहार हो जाएगा। इसी के आगे सपर अंक मंत्रा संहार हो जाएगा। इसी के आगे, हार शब्द के आगे हम क्या क्या जोड़ सकते हैं? देखिए, तो हार शब्द के आगे वी जोड़ेंगे, विहार हो जाएगा। सम जोड़ेंगे, संहार हो जाएगा। हो गया, वी, विहार, संहार। परि जोड़ सकते हैं, परिहार हो जाएगा। ये सब क्या है?
ये सब उपसर्ग है। लेकिन उपसर्ग में हम क्या कहें कि शब्दवा कहाँ जुड़ता है मेरे भाई साहब, आगे जुड़ता है। लेकिन प्रत्यय में क्या होता है कि एक होता है आपके पास शब्द, आपके पास क्या होता है दोस्त, शब्द। इस शब्द के बाद प्रत्यय जुड़ जाता है, शब्द के बाद क्या जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ता है। पहले हमने उपसर्ग में क्या बताया कि पहले जुटेगा उपसर्ग, पहले क्या जुटेगा, उपसर्ग जुटेगा, और बाद में क्या जुटेगा, शब्द। अब ये दोनों मिलके नया आपका अर्थबोध करा देते हैं। तो इस तरह से भी शब्द बन गया, शब्द रहेगा और क्या जुटेगा, प्रत्यय। शब्द और प्रत्यय पीछे लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे लगता है। तो ये जो प्रत्यय होता है यह भी लगकर अर्थ को बदल देता है, या अर्थ नया ला देता है, या उसमें चमत्कार उत्पन्न कर देता है, बदल देता है। जो उपसर्ग होता है यह अभी बदलता है लेकिन ये आगे जुड़ता है। ये जो समास है, दो ठो पद जुड़ जाते हैं, दो ठो पद क्या करते हैं, जुड़ते हैं, किसी तीसरे की ओर संकेत कर देते हैं, या तो दो पद मिलकर तीसर का पद बना देते हैं। ठीक है, दो पद मिलकर तीसर का पद बना देते हैं। और ये जो संधि है, कौन सा संधि, ये जो संधि है आपका, दो पद मिलकर क्या कर देते हैं, विकार उत्पन्न कर देते हैं। दो पद मिलकर क्या उत्पन्न कर देते हैं, विकार उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो हमारे शब्द संरचना की इकाई है, शब्द संरचना की इकाई है। अब ये जो शब्द संरचना की इकाई है, इसमें हमने क्या बताया, आपको पढ़ना है क्या, संधि पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, संधि पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, पढ़ना क्या है, संधि पढ़ना है। ये क्या हो गया भाई साहब, लगे नाचने सभी। चलिए देखिए, छोड़ दीजिए इसको यहीं पर। आपको क्या पढ़ना है, संधि पढ़ना है। ठीक है, समास पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, चार चीज पढ़ना है। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हमारी पूरी कक्षा और पूरी कक्षा की चर्चा हम लोग किस शब्द पर करेंगे, संधि शब्द पर करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट मिला बना लीजिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हटाने का काम करते हैं और अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, संधि। संधि के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और चर्चा करते करते हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट बना लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। हम लोग शब्द संरचना में आज का टॉपिक क्या बनाएंगे, संधि। शब्द संरचना में आज का टॉपिक क्या होगा, संधि होगा। ठीक है, आइए देखते हैं मेरे भाई साहब, आज का टॉपिक संधि। किसमें, शब्द संरचना की इकाइयां जो हैं उसमें आपका पहला टॉपिक हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, वह है क्या, संधि। ठीक है, ये जो संधि शब्द है, बहुत भाई साहब हमसे पूछते रहे, बहुत लोग पूछे कि सर जी ये पहला वाला सही है कि दूसरा वाला, पहला वाला सही है कि दूसरा वाला। तो हम बता रहे हैं कि दोनों सही है। हम बता रहे हैं भाई साहब क्या, दोनों सही है। क्यों, आप लोग एक संधि में संधि पढ़े होंगे। ठीक है, हम लोग अभी देखेंगे क्या, अभी इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। संधि तीन प्रकार की होती है और एक संधि आपकी होती है व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में आप लोग, अब व्यंजन संधि यदि संस्कृत के अनुसार पढ़ेंगे तो सूत्र के अनुसार हम लोग देखते हैं मो अनुस्वार। एक सूत्र कौन सा होता है, मो अनुस्वार। अगर संस्कृत के अनुसार पढ़ेंगे तब मो अनुस्वार सूत्र के अनुसार एक संधिया में इसका बदल दिया जाता है और न कर दिया जाता है। ठीक है, अगर व्यंजन संधि नहीं पढ़ेंगे तब हम लोग क्या करते हैं, व्यंजन संधि में संस्कृत के अनुसार नहीं पढ़ रहे हैं तब क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए, हम बता क्या रहे थे कि व्यंजन संधि पढ़ते हैं, और ये जो व्यंजन संधि है यदि संस्कृत के अनुसार पढ़ेंगे तो मुंह अनुस्वार का एक सूत्र चलता है जो यहाँ पर कहता है कि किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर है, ध्यान से सुनिए, किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर, यानी क वर्ग का पंचम अक्षर ङ, क वर्ग का पंचम अक्षर क्या होगा, ङ होगा। ठीक है, च वर्ग का य होगा, च वर्ग का य होगा, ट वर्ग का ड़ होगा, त वर्ग का न होगा, त वर्ग का क्या होगा, न होगा, तथा प वर्ग का पंचम अक्षर क्या होगा, म होगा। ये कहता है मुंह अनुसार मैं किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर रहेगा उसको मैं क्या कर दूंगा, अनुस्वार में बदल दूंगा। साधारण सा इसका अर्थ यही हुआ
कि मैं उसको किस में बदल दूंगा, अनुस्वार में बदल दूंगा। लेकिन समझने का प्रयास करिए, अभी मैं इसको शॉर्टकट बताया हूँ। यदि संस्कृत के अनुसार पढ़ेंगे तो इस सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सूत्र का अर्थ क्या है, और इस सूत्र का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, किसी प्रत्याहार के अनुसार किया जाता है कि नहीं किया जाता है, वो टॉपिक हम आपको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है संस्कृत का टॉपिक है, लेकिन ये हम बता रहे हैं कि दोनों शब्द सही है। मैं बता रहा हूँ कि दोनों शब्द सही है। अब इसको हम लोग देखने का काम करते हैं। पहला बात सुनिए, हम कह रहे हैं कि दोनों शब्द जो सही है। अब हम लोग आपको हिंदी के अनुसार मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? किसके अनुसार? हिंदी के अनुसार। ये जो आपका कहें कि दोनों शब्द जो सही है, इसको देखने का काम करिएगा। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि दोनों शब्द सही है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं कि दोनों शब्द यदि सही है तो कैसे सही है। आप देखते हैं इसको कि यदि दोनों शब्द सही है तो कैसे सही। आइए, यही शब्द ना आपके सामने था। कौन सा शब्द? संधि शब्द। यही आपके सामने था, संधि शब्द दोनों कैसे सही है, इसी बात पर चर्चा हो रही थी। आइए देख लीजिए, आज आप लोगों के समझ में आ ही जाएगा कि दोनों शब्द कैसे सही है। ठीक है, अब दोनों शब्द सही कैसे है, इसको समझने के लिए आपको इत्मीनान से 5 मिनट बैठना पड़ेगा। मोबाइल लेकर घूम रहे हैं तो बैठ जाइए, अगर मोबाइल केवल चला रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। हम कह रहे हैं कि दोनों शब्द सही है। दोनों शब्द सही कैसे है? तो आप लोग पढ़ते होंगे व्यंजन संधि में नियम। क्या व्यंजन संधि में नियम क्या पढ़ते होंगे? तो वह जो आपका नियम है वह पंचम अक्षर का नियम होता है या स्वर रहित म का नियम। ठीक है, पंचम अक्षर का नियम या स्वर रहित म का नियम। ये क्या कहता है? कहता है स्वर रहित म का नियम या अनुस्वार का नियम या पंचम अक्षर का नियम। इसी को कहते हैं कौन सा नियम? इसी को कहते हैं अनुस्वार का नियम। कौन सा नियम? देखिए, इसी को कहते हैं अनुस्वार का नियम या इसी को कहते हैं स्वर रहित म का नियम। ये कहता क्या है? अब किसी भी वर्ग, किसी भी पद से पहले, अब सुनिए, संधि में जोड़ने के लिए मुख्य रूप से कितने पद होते हैं? 2 पद। वैसे तो बहुत पद कर सकते हैं, 3, 4, 5 भी जोड़ सकते हैं। जोड़िए, जोड़ने का मतलब है तो जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि एक आपके पास होता है पद। आपके पास क्या होता है? पद। और उसके बाद भी क्या होता है? पद होता है। तो अब देखिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण यानी और द्वितीय पद का पहला वर्ण, संधि कितने लोगों में होती है? तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण में तथा द्वितीय पद के प्रथम पद में हम लोग क्या करते हैं? संधि करते हैं। यही बात हुई। तो अब हम बता रहे हैं कि जो आपका अनुस्वार का नियम या स्वर रहित म का नियम जो है, यह कहता क्या है? यह कहता है कि द्वितीय पद से पहले, द्वितीय पद से पहले, किससे पहले? ये कहता है कि द्वितीय पद से पहले क्या हो? द्वितीय पद से पहले म हो। द्वितीय पद से पहले क्या हो? म हो। ठीक है, अब वह स्वर रहित हो। यह व्यंजन संधि का नियम कहता है कि द्वितीय पद से पहले म हो और वह म स्वर रहित हो। अब द्वितीय पद में एगो शर्त रख दी गई कि ये जो द्वितीय पद होगा यह कहां से कहां तक होना चाहिए? तो द्वितीय पद क से लेकर म तक होना चाहिए। कहां से लेकर कहां तक? क से लेकर म तक। यानी कि यह नियम कहता क्या है? स्वर रहित म का नियम या अनुस्वार का नियम कहता क्या है? कहता है कि यदि म के बाद, स्वर रहित म के बाद क से म तक का कोई भी व्यंजन हो, क से म तक का कोई भी व्यंजन हो, या एक शब्द में कहूं तो वर्गीय व्यंजन। कौन सा व्यंजन? वर्गीय व्यंजन। म के बाद यानी स्वर रहित म के बाद वर्गीय व्यंजन हो तो यह म किसमें बदल जाता है? तो यह म की 2 स्थिति उत्पन्न होती है। यह म या तो अनुस्वार में बदल जाएगा या तो जिस वर्ग का अक्षर रहेगा, जिस वर्ग का अक्षर रहेगा, मान लीजिए क वर्ग का है कोई भी अक्षर या च वर्ग का कोई भी अक्षर या
ट वर्ग का या त वर्ग का या प वर्ग का, इसमें से कोई भी अक्षर आ जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, हम बता रहे हैं कि म के बाद द्वितीय पद में क से म तक का कोई भी व्यंजन हो या एक शब्द में कहें तो वर्गीय व्यंजन हो, तो इस म का अनुस्वार भी हो सकता है या इस म का अनुस्वार भी हो सकता है या उस वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। जिस वर्ग का अक्षर रहेगा उसी का पंचम अक्षर, यानी क, च, ट, थ और प, इसमें से किसी का रहेगा। क वर्ग में क, ख, ग, घ, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, इसमें से कोई भी व्यंजन यदि आ जाता है तो क वर्ग का यदि वर्ण रहेगा तो अंगा, क वर्ग का रहेगा तो अंगा, च वर्ग का रहेगा तो ञ, ट वर्ग का ड़, त वर्ग का न, प वर्ग का रहेगा तो म हो जाएगा। अब देखिए, स्वर रहित है यहाँ पर म कि स्वर रहित है कि स्वर सहित है, तो आप लोगों के उत्तर आएगा भाई साहब, आ रहा होगा कि सर जी यह स्वर रहित है। तो यहाँ पर जो आएगा पंचम वर्ण जो आएगा य, ण, यह सब जो आएगा यह आपका कैसा रहेगा, स्वर रहित ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हुआ, चलिए हम बता क्या रहे थे कि यदि सम के बाद यानी अंतिम अपद, प्रथम पद का अंतिम वर्ण म हो और म के बाद क से म तक का कोई भी व्यंजन आता है तो यह म की दो स्थिति पैदा होगी, या तो वह अनुस्वार में बदल जाएगा या तो उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। कहेंगे कि कैसे होगा, तो चलिए देखिए, आइए कैसे होगा, अब इसको देखने का काम करते हैं। हम कहे थे कि यदि म के बाद क्या आएगा, वर्ग का कोई भी व्यंजन आएगा तो वह उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा, या तो किसमें बदल जाएगा, या तो वह अनुस्वार में बदल जाएगा। यही देख रहे थे। तो आप लोग हमको बताइए कि संधि का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आप लोगों के मुख से उत्तर निकलेगा कि सम धन धी। संधि का संधि विच्छेद आप लोग कहेंगे कि सम धन धी, कहेंगे कि कैसे सम धन धी, तो ये हमको बताइए कि अब ये जो सम है, हम बताएं कि सम के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आ जाएगा। सम के बाद ये जो धनुष ध है यह वर्गीय व्यंजन है कि नहीं है, कहेंगे सीधा बात। अब इसके पहले क्या आया है, स्वर रहित म आया है, स्वर रहित का आया है म। अब इसके बाद क्या आया है, छोटी ई या ह्रस्व ई आई है। तो अब हमको बताइए कि यह म की कब स्थिति पैदा होगी, तो यह म की दो स्थिति पैदा होगी, या तो यह अनुस्वार में बदल जाए, कहाँ बदल जाए, अनुस्वार में, या तो यह अपने वर्ग का पांचवा अक्षर, तो 21 वर्ग का है धनुष ध, त वर्ग का है, किस वर्ग का, त वर्ग, ट वर्ग नहीं, किस वर्ग का है, त वर्ग का। अब त वर्ग का पांचवा अक्षर का होता है न होता है। अब त वर्ग का पांचवा अक्षर भी यह बन सकता है, या तो अनुस्वार भी हो सकता है, क्या हो सकता है, अनुस्वार, या त वर्ग का पांचवा अक्षर। अब हमको बताइए कि त वर्ग का जो पांचवा अक्षर आएगा इस स्वर रहित रहेगा कि स्वर सहित रहेगा, तो आपका उत्तर आना चाहिए कि यह स्वर रहित रहेगा। कैसे रहेगा, स्वर रहित, क्योंकि यहाँ पर म का है, स्वर रहित है, इस कारण जो आपका बनेगा क्या, तो स आधन अनुस्वार, स के बाद क्या हो जाएगा, अनुस्वार, धन धनुष ध, धन छोटी ई। ठीक है, कैसे, अब ध्यान से सुनिए, तो ये इस पर जाएगा, इसके ऊपर बैठ जाएगा, तो हो जाएगा सन ध पर छोटी कमंतरा धी। प्रश्न नंबर 1 जो आपके मन में उत्तर आया कि यह रहेगा कि यह, तो अब आप ही बताएंगे कि दोनों सही है कि एक तो सही है। तो अब बताइए, स द न, त थ द ध न, द न,
धनुष धन ई। अब हमको बताइए छोटी छोटी, ठीक है। अब हमको बताइए आप लोग कि एक तो सही रहेगा कि दोनों सही रहेगा, बताइए तो। एक तो सही रहेगा कि दोनों सही रहेगा? तो आप लोग कहेंगे कि यह आपका दोनों सही रहेगा। कैसे? तो आपको नियम भी हमने बता दिया। बनेगा क्या? स आधा न, धनुष ध और कोई छोटी का मात्रा संधि, दोनों शब्द सही हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों शब्द सही हो गया, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? संधि। संधि के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। केवल संधि शब्द के बारे में हमने अभी तक चर्चा किया, अभी संधि के बारे में चर्चा नहीं किया। संधि शब्द के बारे में हमने क्या किया, आपको पूरा बता दिया। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और बारे में इसके सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हमारा अब अगला टॉपिक क्या हो जाएगा? संधि शब्द के बारे में अब हम लोग और अच्छे से जानकारी अर्जित करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारा शब्द क्या था? संधि। संधि शब्द कैसे बना? संधि का संधि विच्छेद क्या होगा, इसको अपने आप लोगों ने सीखा। तो अब दोनों लिखें या एक तो लिखें, अब जानने का प्रयास करिएगा, दोनों सही है। तो संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला बात, संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि शब्द का संधि विच्छेद होगा सम धन धी। सम धन धी। संधि का अर्थ क्या होगा? तो संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मेल या जोड़। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। कहेंगे कि किसका मेल या किसका जोड़? संधि का अर्थ कोई पूछेगा तो बताइएगा कि मेल या जोड़। कोई पूछेगा कि किसका मेल, तो आप लोगों के मुख से उत्तर आना चाहिए वर्णों का मेल। किसका मेल? वर्णों का मेल। अब देखिए हम बता दिए कि संधि में वर्ण जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? वर्ण। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। यही आप लोग कर देंगे गलत। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि नहीं कहते हैं। देखिए चलिए अब बताइए हमको कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को यदि संधि कहते हैं तब संयोग किसे कहते हैं? तो अब देखिए हमको, अब आप लोग सुने होंगे कि देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। सम धन धी बराबर संधि, यानी संधि का संधि विच्छेद संधि। संधि का अर्थ क्या होता है? तो मेल या जोड़ होता है। किसका जोड़? शब्दों का जोड़ कि पदों का जोड़? द है शब्दों का मेल कि पदों का मेल या वर्णों का मेल या वाक्यों का मेल? किसका मेल या किसका जोड़? बताइए। तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए कि मेरे भाई साहब, मेरे गुरुजी, किसका जोड़? वर्णों का जोड़। किसका जोड़? वर्णों का। तो वर्णों के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब ये जो आपके सामने एक शब्द उभर कर आया संधि, संधि के बारे में हमने अभी तक जो चर्चा किया, इसके बाद हम आप लोगों का दिमाग अब करेंगे खर्चा। कहे हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार संधि कहलाता है। लेकिन देखिए एक शब्द आप लोग पढ़े होंगे, दूध धन वाला। दूध धन वाला। तो दूध धन वाला बराबर बनता क्या है? दूध वाला क्या बनता है मेरे भाई साहब? दूध वाला बनता है। पान धन वाला बराबर क्या बनता है? पान वाला। पान धन वाला बराबर क्या बनता है? पान वाला। फेरी धन वाला बराबर क्या बन जाता है? फेरी वाला। फेरी धन वाला बराबर क्या बनता है? फेरी वाला। अभी तक जो हमने आपको बताया कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जानते हैं ना? तो ई काटिएगा गलत। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि नहीं कहते हैं। क्यों नहीं संधि कहते हैं? तो देखिए संधि कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी।
हम कहे हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि नहीं कहते, क्यों नहीं कहते हैं, अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दूध शब्द का जो अ है, दूध शब्द का अ और वाला, तो वाला शब्द का जो व है, दूध शब्द का अ और वाला शब्द का व जुड़े हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों में विकार उत्पन्न हुआ है क्या, बताइए हमको। इन दोनों में विकार उत्पन्न हुआ है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। बताइए क्या परिवर्तन उत्पन्न हुआ है? परिवर्तन हुआ है? नहीं ना हुआ है, तो संधि नहीं कहेंगे। अब तक दूध वाला, पान वाला, फेरी वाला, दूध वाला, पान वाला और फेरी वाला, ये जो शब्द थे, यह तीनों आपके किससे बने हैं? संयोग से बने। किसके द्वारा बने हैं? संयोग के द्वारा बने हैं, ठीक है। अब हमको बताइए कि दो वर्णों के मेल को आप लोग संधि कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, दो वर्णों के मेल को संधि नहीं कहेंगे। दो वर्णों के मेल को संयोग कहते हैं। कैसे? देख लीजिए, दूध धन वाला दूध वाला, पान धन वाला पान वाला, फेरी धन वाला फेरी वाला, हो जाएगा। बहुत ऐसा उदाहरण मिल सकता है, लेकिन जब मैं प्रत्यय की कक्षा लूंगा तो इसको मैं पूरे डिटेल से चर्चा करूंगा। लेकिन अभी इधर सुनिए, जो प्रत्यय की कक्षा लूंगा तब। लेकिन अब हमारी चर्चा किस पर होगी? संधि के बारे में। तो संधि के बारे में अभी तक जितनी चर्चा हुई है, अभी तक दिमाग आपने खर्चा नहीं किया है। अब संधि के बारे में जो चर्चा होगी, इसमें आपका दिमाग क्या होगा? खर्चा होगा। चलिए देखिए कैसे। संधि का अर्थ क्या होता है, पीछे हमने बता दिया, मेल अथवा जोड़। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल अथवा जोड़। संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि का संधि विच्छेद होगा सम, संधि का संधि विच्छेद होगा सम धन धी, सम धन धी, ठीक है। अच्छा, किसका जोड़ होगा? वर्णों का जोड़। किसका जोड़? वर्णों का जोड़ होगा। किसका जोड़ होगा? वर्णों का। तब इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी कि दो या दो से अधिक, इसकी परिभाषा हो जाएगी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न, मेल से उत्पन्न हुआ विकार, उत्पन्न हुआ विकार, उत्पन्न हुआ विकार ही संधि कहलाता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार ही संधि कहलाता है। क्यों कहलाता है? विकार, एक शब्द आया कहलाता है। चलिए अब हम एक शब्द आपको दे रहे हैं, आपको तनी उटपटांग लगेगा, विकार शब्द। कौन सा शब्द? विकार। चलिए देखिए, ये जो विकार शब्द आपके सामने आया है, कौन सा शब्द? विकार शब्द। तो विकार का अर्थ क्या होता है? तो विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन, या तो कह सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है? बदलाव। परिवर्तन या बदलाव। किसका बदलाव? वर्णों का बदलाव। होगा क्या? वर्णवा कम हो जाएगा या तो अधिक हो जाएगा। अब समझिए कम और अधिक का मतलब। देखिए सम धन धी शब्द में ही समझ लेते हैं। सम धन धी, ये जो सम धन धी शब्द है, यह आपके कम और ज्यादा होने का मतलब मैं बता रहा हूं कि ये म दो भाग में बन जाएगा ना भैया। एगो अनुस्वार बनेगा, एगो अपने वर्ग का पंचम अक्षर बनेगा। तो अब म के स्थान पर बदलाव होगा। म के स्थान पर क्या होगा? बदलाव होगा या तो परिवर्तन। तो अब बताइए, हाई वाली बतिया संधि कहलाएगी कि पान वाला, और इसके पीछे जो बताए हैं फेरी वाला, दूध वाला। तो अब देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार माने परिवर्तन या बदलाव। विकार माने परिवर्तन या बदलाव ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? बताइए। संधि कहलाता है मेरे दोस्तों। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट बना लीजिए, या यदि लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अभी थोड़ी सी हमारी जो लिखावट है अच्छा नहीं हो रही है,
लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए, कबीर दास ने लिखा। और बोलते हैं कि दूसरी पंक्ति में बोलते हैं, उनका दोहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर करत निशान। ये है कबीरदास। वह करने का मतलब ये है कि अभ्यास से सब कुछ हो जाएगा और उचित समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या संधि के बारे में, अभी तो हमने चर्चा किया। अब हम लोग देखेंगे क्या संधि के प्रकार। हमारा अब टॉपिक क्या बनेगा, तो अब हम लोगों का टॉपिक हो जाएगा संधि के प्रकार। अब हमारा टॉपिक होगा मेरे भाई साहब संधि के प्रकार। हमारा टॉपिक बनेगा मेरे दोस्तों संधि के प्रकार। किसके प्रकार? संधि के प्रकार। टॉपिक क्या बनेगा? संधि के प्रकार। क्या बनेगा? संधि के प्रकार। अब देखते हैं जो आपके संधि का प्रकार होगा कौन कौन सा होगा। तो संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? संधि के मेरे दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला वाला आपको मिलती है स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। पहला वाली क्या मिलती है? स्वर संधि। दूसरा वाला कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। दूसरा वाला मेरे दोस्तों कौन सी संधि? व्यंजन संधि। तीसरा वाला कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। तीसरा वाला विसर्ग संधि। चलिए हम लोग तीनों के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। किसके किसके बारे में? आइए देखते हैं किसके बारे में हो जाएगी चर्चा। स्वर संधि, व्यंजन संधि और कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तीनों हो गया। संधि के प्रकार में हमने क्या जाना कि संधि कितने प्रकार की? 3। पहला वाला स्वर, दूसरा वाला व्यंजन, तीसरा वाला विसर्ग। अब इन तीनों की परिभाषा जानने से पहले हम लोग इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, जब स्वर वर्ण के साथ, किसके साथ? स्वर वर्ण के साथ स्वर का मेल होता है। जब स्वर वर्ण के साथ किसका मेल होता है? स्वर का मेल होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। दूसरा का वाला व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो जब स्वर के साथ किसका मेल हो? व्यंजन का मेल हो। किसका मेल हो? व्यंजन का मेल हो। या तो पहले व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए? पहले व्यंजन आ जाए और क्या आए? बाद में स्वर आए। या तो यह भी हो सकता है कि दोनों क्या हो? व्यंजन हो। दोनों क्या हो? व्यंजन ही हो। दोनों क्या हो मेरे दोस्तों? व्यंजन ही हो। व्यंजन की शर्त 3 ठो है। कहता है कि यदि स्वर के बाद यदि व्यंजन आ जाता है तब वो मैं व्यंजन कहलाऊंगा। अगर व्यंजन के बाद स्वर आता है तब भी मैं व्यंजन कहलाऊंगा। यदि व्यंजन के बाद फिर से व्यंजन आ जाता है तब भी मैं क्या कहलाऊंगा? व्यंजन ही कहलाऊंगा। लेकिन स्वर का 2 नियम है। स्वर कहता है क्या? विसर्ग संधि क्या कहती है कि विसर्ग संधि, हम क्या कहने जा रहे थे? स्वर कह रहे थे, तो विसर्ग संधि सुनिए। विसर्ग संधि कहती है कि स्वर के बाद, किसके बाद? स्वर के बाद क्या आएगा? विसर्ग। या तो व्यंजन के बाद, किसके बाद? व्यंजन के बाद क्या आएगा? विसर्ग आएगा। स्वर के बाद विसर्ग आएगा या व्यंजन के बाद क्या आएगा? विसर्ग आएगा। ठीक है। ऐसे भी हो सकता है या तो इसको पलट दें। ऐसे भी हो सकता है या तो इसको क्या करें? पलट दें। चलिए पलट ही देते हैं इसको। हम लोग देखते हैं क्या पलटने का काम करते हैं इसको। या तो देखिए, पहले क्या आ जाएगा? विसर्ग। पहले क्या आएगा? विसर्ग आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा?
स्वर आएगा, या तो विसर्ग आ जाएगा और इस विसर्ग के बाद क्या आएगा, व्यंजन आएगा। विसर्ग के बाद स्वर आए या विसर्ग के बाद क्या आए, व्यंजन आए। इन दोनों स्थितियों में, किस स्थिति में, इन दोनों स्थितियों में वह क्या कहलाएगी, विसर्ग संधि कहलाएगी। चलिए देखिए, विसर्ग संधि का भैया शर्त एगो ना दूगो कठो दूठो। विसर्ग संधि का भैया दुईगो शर्त, स्वर संधि का एगो शर्त, व्यंजन संधि का 3 गो शर्त। हुआ का पहला वाला शर्त देखा, स्वर संधि कहती है कि स्वर के बाद यदि स्वर का योग होगा तो मैं स्वर संधि रहूंगी। परिभाषा सुनिए, जब किसी, परिभाषा इसकी हो जाएगी स्वर संधि की, कि जब किसी, स्वर संधि की परिभाषा, जब किसी, लिखने से अच्छा सुन लीजिए। चलिए देखिए, एक स्वर संधि कहती है कि जब स्वर वर्ण के बाद या जब किसी स्वर वर्ण के बाद फिर से स्वर वर्ण का मेल होता है तो वह कौन सी संधि होती है, स्वर संधि। ठीक है, जैसे आप समझने का प्रयास करिएगा। हमको ये बताइए, आप लोग पढ़े होंगे क्या, बहुत बार सभी क्लास के बच्चे पढ़े होंगे हिमालय, बहुत बार पढ़े होंगे हिमालय, विद्यालय, रमेश। तो अब हमको बताइए, इसका हम लोग करते हैं संधि विच्छेद। क्या करेंगे, संधि विच्छेद। कैसे संधि विच्छेद करेंगे, तो संधि विच्छेद करने से पहले हमको ये बताइए कि मेरे दोस्तों, अब ध्यान से सुनिएगा, कहें क पद होगा मुख्य रूप से द्वितीय पद, तो इसको तोड़ेंगे, सार्थक पद होना चाहिए। हिम दन आलय, आलय माने घर, हिम माने बर्फ का, बर्फ का घर। अब बताइए कि ये म का अ और यहाँ पर आ, म का अ और यहाँ पर जो आ है, ये दोनों मिलकर किस में बदल रहे हैं, आ में ही न बदल रहे हैं। देखिए, माँ, माँ, हिमा, हिमालय, हिम धन आलय, अ धन आ बराबर आ, किस में बदला, स्वर में। इस कारण कौन सी संधि, स्वर संधि। देखिए यहां पर देखिए, रमा धन ईश, रमाधन ईश बराबर क्या बनता है, रमेश बनता है। कैसे बनता है, तो देखिए, आ धन ई बराबर क्या हो जाएगा, ए। तो र म, इस पर ए की मात्रा लग जाएगी, ए और स, र में स, क्या हो जाएगा दोस्त, रमेश हो जाएगा। हो गया कि नहीं होगा। ठीक है, ये कहती है कि जब स्वर वर्ण के बाद स्वर का मेल हो, स्वर के बाद किसका मेल हो, स्वर का, कौन सी संधि, स्वर संधि। ये कहती है कि स्वर के बाद व्यंजन आए, स्वर के बाद व्यंजन, या व्यंजन के बाद स्वर, या व्यंजन के बाद व्यंजन। जैसे, अब ध्यान से सुनिए, एक है आपका सत धन चित, सत धन चित, तो व्यंजन यहां पर क्या आया, व्यंजन। कैसे, स त धन च धन ई धन त, है ये, ट नहीं है, क्या है, त है। बनेगा क्या, सच्चित बनता है इसका। कैसे बनेगा, जब व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। तो अब देखिए, व्यंजन यहां पर भी, व्यंजन यहां पर भी, व्यंजन के बाद क्या आएगा, व्यंजन आ गया, आ गया ना। अब इसको मिटाते हैं। चलिए, अब इसी को हम लोग देखते हैं, चित्त धन आनंद, इसी को देखते हैं क्या, चित्त धन आनंद, चित्त धन आनंद। देखिए, चित्त धन आनंद, तो पहले क्या आ गया, व्यंजन, बाद में स्वर, बाद में क्या आया, स्वर आया। व्यंजन के बाद स्वर आए, या तो व्यंजन के बाद व्यंजन आए, व्यंजन के बाद व्यंजन भी व्यंजन, व्यंजन के बाद क्या आए, स्वर, या तो स्वर के बाद क्या आए, व्यंजन। इस तीनों स्थिति में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। विसर्ग संधि में देखिए, विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के बाद व्यंजन या विसर्ग के बाद स्वर। जैसे
यशः धन दा बराबर क्या बनता है, यशोदा बनता है। अब बताइए विसर्ग के बाद द आया, विसर्ग के बाद क्या आया, द। यह व्यंजन है कि क्या है बताइए, यह व्यंजन है कि क्या है बताइए, यह आपका ये क्या आ गया भाई साहब, कट गया। चलिए देखिए यशोधंदा बराबर क्या बनेगा, यशोदा, क्या बनेगा, यशोदा। जिस प्रकार से विसर्ग के बाद क्या आया है, द, क्या बन गया, यशोदा बन गया। उसी प्रकार से विसर्ग के बाद स्वर भी आता है, क्या आता है, विसर्ग के बाद स्वर भी आता है, तो बन क्या जाता है, विसर्ग संधि हो जाती है। ठीक है, अब देखिए विसर्ग संधि में अब इतना समझ में आ गया कि संधि कितने प्रकार की, तीन प्रकार, स्वर व्यंजन विसर्ग। स्वर में क्या होता है कि स्वर में स्वर के बाद स्वर आता है, व्यंजन में क्या होता है, स्वर के बाद व्यंजन आएगा या व्यंजन के बाद स्वर आएगा या व्यंजन के बाद व्यंजन आएगा। विसर्ग में क्या होता है कि विसर्ग के बाद स्वर आता है या विसर्ग के बाद व्यंजन आता है, यह स्थिति होती है। लेकिन अब हमको बताइए जो आपकी संधि है, इस संधि से जुड़े हुए दो तथ्य जानिए कि संधि का विलोम क्या होता है, संधि का विलोम क्या होता है, तो संधि का विलोम होता है विग्रह, संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह। लेकिन ये जो एग्जामिनर होता है उसको मालूम है कि मेरे विद्वान भाई साहब रट कर आए हैं विग्रह, वो क्या देता है, विच्छेद देता है, ऑप्शन में क्या देता है, विच्छेद। तो अब सुनिए संधि का विलोम विग्रह भी होता है और विच्छेद भी होता है। और इतना ध्यान दीजिए कि दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं आता है, ये दोनों शब्द ऑप्शन में एक साथ नहीं आता है। अगर आता है तो ऑप्शन नंबर सी में रहता है कि ए प्लस बी दोनों, तीसरा ऑप्शन में क्या रहता है कि ए प्लस बी दोनों रहता है। ठीक है, संधि का विच्छेद, संधि का विच्छेद और विग्रह क्या होता है, विलोम। अगर दोनों साथ में आया है तब, अगर ऑप्शन सी पे हाई नहीं है तब आपको क्या बताना है, विग्रह बताना है। यदि ऑप्शन में विग्रह है विच्छेद नहीं है तब तो सही है, यदि ऑप्शन में विग्रह नहीं है विच्छेद है तो किसको मारेंगे, विच्छेद मारेंगे। ठीक है, अब देखिए संधि जो आपकी इधर देख लीजिए कि कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार। लेकिन हम यहाँ पर आपको एक और बताने जा रहे हैं कि संधि की प्रक्रिया मतलब कितने प्रकार से होती है। तो संधि की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है उसको देखने का काम करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा हम आप लोग इसको चलिए संधि की प्रक्रिया कितने प्रकार से होती है उसको देखने का काम करते हैं। तो संधि की प्रक्रिया, ये जो संधि की प्रक्रिया होती है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। देखिए एक होती है संधि की प्रक्रिया में मुख्य या इसी को कहते हैं प्रधान, मुख्य या प्रधान संधि। इधर से भी देखा जाता है कि संधि कितने प्रकार की होती है, उधर देख लीजिए संधि कितने प्रकार की होती है या संधि की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार। पहला वाला मुख्य या प्रधान संधि, दूसरा वाला गौण या अप्रधान संधि, गौण या अप्रधान संधि, गौण या अप्रधान संधि। जैसे अब देखिए आप एक शब्द देखिए मिलेगा रजनी धन ईश, रजनी धन ईश बराबर क्या हो जाता है, रजनीश। रजनी और स हो जाता है कि नहीं होता है, हो जाता है, रजनी धनीश बराबर रजनीश। तो अब देखिए मुख्य या प्रधान संधि कब कहते हैं, तो जो दोनों वर्ण जो भाई साहब एक ही शब्द प्लस के बाद
जो दोनों वर्ण जुड़ते हैं यदि उसी स्थान पर संधि होती है तो उसे कहते हैं मुख्य संधि या प्रधान संधि। यदि जुड़ने के बाद दूसरका वर्ण में कहीं पर भी परिवर्तन, दूसरका पद में या दूसरका शब्द में कहीं पर भी परिवर्तन हो जाता है तो उसको गौण या अप्रधान संधि कहते हैं। कौन सी संधि? गौण या अप्रधान संधि कहते हैं। अगर जहां जुट रहा है वहीं पर परिवर्तन हो गया तब वह क्या कहलाती है? आपकी मुख्य संधि या प्रधान संधि। कैसे कहते हैं अब इसको हम लोग देखने का काम करते हैं। चलिए देखिए, इसको देखिए अब अच्छे से। देखते हैं इसको अच्छी प्रकार से कि कैसे प्रधान होगी और कैसे गौण होगी। ठीक है, इसको देखने का काम करते हैं। देखिए, एक शब्द आपको मिलेगा क्या? राम धन अयन, राम धन अयन बराबर क्या बनता है? रा मा य और ड़, यही बनता है, रामायण बनता है। तो अब देखिए, राम धन अयन बराबर क्या बना? रामायण। अब इसको हम तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद समझ में आएगा। राम में से अ निकाल लिए, हो गया धन, अ य और न बना, ओ धन ओ बराबर आ। यहां पर भी हुआ एगो परिवर्तन। तो अब देखिए राम, अब इसका क्या बन जाएगा? जब अ धन अ बराबर अ हुआ तो कैसे बनेगा? अब इसको देखने का काम करिएगा। बनेगा क्या? राम क्या बनेगा? राम धन आयन। बनना क्या चाहिए? रामायण बनना चाहिए ये, लेकिन बना क्या है? रामायण बना है। अब हमको बताइए कि जहां पर संधि हुई है मेन स्थान पर राम धन अयन में, तो राम धन अयन पूरा में अब ई जो शब्दवा है राम धन आ, इतना में यदि पूछेगा तो आप लोग बताएंगे कौन सी संधि? मुख्य या प्रधान संधि। लेकिन हाई नौ में कोई संधि का नियम तो नहीं लगा है, लेकिन लगा है। अब यहां पर जब परिवर्तन हुआ है, इस रामायण का रामायण बन गया। क्या बन गया? रामायण। तो अब ड़ में जो परिवर्तन हुआ है, यह परिवर्तन अप्रधान संधि का है। कौन सी संधि का? अप्रधान या गौण संधि का। किस संधि का? अप्रधान या गौण संधि का है। ठीक है, तो अब देखिए, यदि आपसे प्रश्न में कभी पूछ लिया जाए कि रामायण शब्द कैसी प्रक्रिया से बना, यानी मुख्य संधि है कि गौण संधि है, तो रामायण शब्द में दोनों है। रामायण शब्द में क्या है? दोनों है। लेकिन ये जो रजनीश शब्द बना है, इसमें मुख्य संधि की गौण संधि? तो इसमें मुख्य संधि। जगत, ध्यान से सुनिए, जगत धन ईश बराबर जगदीश, जगत धन ईश बराबर क्या बनेगा मेरे दोस्तों? जगदीश बनेगा। ये जो जगदीश शब्द बना, ये जगदीश शब्द में कौन सी संधि? मुख्य की गौण? आप लोग बताएंगे मुख्य संधि। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, आज हमने संधि के बारे में पूरा चर्चा कर दिया। ठीक है, संधि के बारे में चर्चा किया, संधि शब्द के बारे में चर्चा किया, संधि कितने प्रकार की होती है इसके बारे में चर्चा किया। तो हम लोग मिलेंगे अगले दिन, और अगली कक्षा में जब मिलेंगे तो हम लोग किसको लेकर आएंगे? तो हम लोग अपने स्वर संधि को लेकर आएंगे। किसको लेकर आएंगे मेरे भाई साहब? स्वर संधि को लेकर आएंगे। किसको लेकर आएंगे? स्वर संधि को लेकर आएंगे। और स्वर संधि को जब लेकर आएंगे तो अच्छी प्रकार से हम लोग स्वर संधि को देखने का काम करेंगे। अगले दिन मिलेंगे स्वर संधि के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, अगले दिन मिलेंगे।